हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th NCERT हिस्ट्री चैप्टर 8 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। इस चैप्टर में हम जानेंगे अशोका के बारे में, जो कि एक मौर्यन रूलर थे जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई कौन सी थी वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और फिर उसके बाद सोच लिया कि भाई अब से मुझे कोई भी वॉर नहीं करना। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, किस चीज़ ने उनका दिमाग बदला, वो सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू होता है रोशन की स्टोरी के साथ। रोशन ये एक लड़की रहती है जिसका बर्थडे रहता है और उसके दादाजी उसको कड़क कड़क नोट देते हैं, पैसे देते हैं। तो वो खरीदना तो चाहती है कैसेट, पर वो नोट इतने अच्छे होते हैं तो वो उनको फील करने लगती है। तभी वो देखती है कि जो गांधी जी बने हुए हैं, किस पे बने हुए हैं, नोट के राइट साइड पे बने हैं गांधी जी और लेफ्ट साइड पर बना है टाइनी सेट ऑफ लायंस। तो वो ये तो समझ गई कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं इसलिए वो बने हैं राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे लायंस बने हैं, टाइनी सेट ऑफ लायंस। क्यों बने हैं वो भी हम जानेंगे। देखिए, पहला पैराग्राफ है अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर। अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़ा अब उसमें हमने जाना क्या कि जो किंगडम है वो क्या होता है। उससे पहले हमने महाजनपद पढ़े थे, महाजनपद से पहले हमने जनपद पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं एम्पायर। एम्पायर क्या होता है? साम्राज्य। एम्पायर का हिंदी मतलब होता है साम्राज्य, और जो एम्परर मतलब सम्राट। ठीक है। एम्पायर किंगडम से बड़े होते हैं, बहुत बड़े एरिया में होते हैं, ज़्यादा आर्मी चाहिए रहती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, जिसको भी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है किंगडम और एम्पायर में। तो पहला पैराग्राफ में हमने देखा कि जो लायंस हैं, ये लायंस कहाँ पे, जो अभी हम आजकल अपने नोट पे देख पा रहे हैं, कॉइन्स पे देख पा रहे हैं, ये जो लायंस हैं ये कहाँ पे हमको मिले। ये देखिए, सारनाथ में एक बहुत बड़ा स्टोन पिलर है। ठीक है, स्टोन पिलर है, इसके ऊपर एक स्टोन रखा गया जिसपे लायंस की मतलब शेरों की नक्काशी की गई है ना। इस पिलर को कहते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? लायन कैपिटल ऑफ अशोका है। इसको हमारे इंडिया का स्टेट एम्बलम भी कहा जाता है। ये स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है, हमारे इंडिया का चिन्ह है, ये स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। लायन कैपिटल वॉज द एम्बलम ऑफ अशोकाज एम्पायर। और ये जो लायन कैपिटल है ये अशोका के एम्पायर का भी क्या रह चुका है? एम्बलम रह चुका है, यानी चिन्ह रह चुका है। मतलब इससे पता चलता है कि ये अशोका के एम्पायर से रिलेटेड है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। अशोका कौन थे? ये बहुत ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक थे, बहुत फेमस रूलर्स में से एक थे। ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शंस वर क्राफ्ट ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेस। इन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे, इन्हीं के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन पे जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो पिलर्स पे और रॉक सरफेस पे लिखे जाते थे। Empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस चैप्टर में जिस एम्पायर की बात कर रहे हैं, मौर्यन एम्पायर की, तो ये किसके द्वारा ढूंढा गया था? फाउंडेड किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अशोका जो है वो इन्हीं के पोते लगेंगे। ओके, अब आगे क्या है? चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय चाणक्य और कौटिल्य। तो जो चंद्रगुप्त थे इनका सपोर्ट कौन करता था? चाणक्य या कौटिल्य भी हम जिन्हें कहते हैं। ये एक ब्राह्मण थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, ये अपनी नीतियों के लिए बहुत फेमस थे। और अच्छा ये भी जान लीजिए कि ये जो मौर्यन एम्पायर थे ये कब फाउंड हुआ था? आज से 2300 साल पहले। अच्छा, अगर आपको चाणक्य के आइडियाज़ जानने हैं तो आपको एक बुक है अर्थशास्त्र नाम की, वो पढ़नी होगी। अभी आप नहीं पढ़िएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य के आइडियाज़ किस बुक में है? दैट इज अर्थशास्त्र में है वो। अब हम देखते हैं मौर्य डायनेस्टी के 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स। वो कौन कौन थे? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद आए उनके बेटे अशोक। अभी मैंने वर्ड बोला डायनेस्टी, तो डायनेस्टी मतलब क्या होता है? डायनेस्टी मतलब होता है वंश। when member of same family become ruler one after another the family is called dynasty। देखिए, जब किसी सेम फैमिली के मेंबर्स ही एक के बाद एक क्या बनते जाएं? रूलर्स बनते जाएं, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? डायनेस्टी। जैसे चंद्रगुप्त के बेटे
आगे जाके बिंदुसार क्या बन गए, उस एम्पायर के रूलर बन गए। उसके बाद अशोका बन गए। तो ये क्या चली आ रही है, ये एक डायनेस्टी चली आ रही है। देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द मौर्यन एम्पायर। जब हम मौर्यन एम्पायर देखते हैं तो हमें बहुत सारी सिटीज़ मिलती हैं, जिनमें मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा दो इम्पोर्टेंट सिटीज़, कौन कौन सी, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला जो कि इस समय पाकिस्तान में है, ये क्या हुआ करती थी, एक गेटवे हुआ करती थी, गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। अगर किसी को सेंट्रल एशिया में जाना रहता था या नॉर्थ वेस्ट की ओर जाना रहता था तो वो तक्षशिला उसका गेटवे कहलाता था, मतलब आपको तक्षशिला से गुजरना पड़ेगा। उज्जैन, उज्जैन क्यों फेमस था, क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट करता था। उज्जैन की जो पोजीशन है वो नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट करती है, इसलिए ये उनकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ में से एक है। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन लिव्ड इन दिस सिटीज़। इस सिटीज़ में कौन रहा करता था, मर्चेंट रहा करते थे, ऑफिशियल्स रहा करते थे और क्राफ्ट पर्सन्स रहा करते थे। तो ये जो बात हुई ये हुई मौर्यन एम्पायर के बारे में कि वहाँ कौन रहा करता था। अब जो आसपास के एरिया है वहाँ हम देख लेते हैं कौन रहा करता था। विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, आसपास हुआ करते थे गांव, किसके गांव, फार्मर्स के और हर्डर्स के। सेंट्रल इंडिया हैड फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स एंड हंटर्स। अब क्या होता था, सेंट्रल इंडिया में क्या हुआ करते थे, बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो वहाँ से फॉरेस्ट का प्रोड्यूस मिला करता था, वहाँ का सामान मिला करता था। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको हंटर्स और गैदरर्स देखने को मिलते थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ पे अलग अलग, देखिए जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, तो अलग अलग पार्ट में जो लोग रहते थे वो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते थे, है ना। तो वो लैंग्वेज अलग हो गई, उनका खाना पीना अलग हो गया और उनके कपड़े पहनने का ढंग अलग हो गया। तो इस तरीके से वेराइटीज़ भी हमको इस एम्पायर में देखने को मिली। अब हम देख लेते हैं कि जो एम्पायर और किंगडम है इसमें फ़र्क है क्या। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। पहला पॉइंट, एम्परर्स नीड more resources than kings because empires are larger than kingdoms need to be protected by big armies। जो emperors होते थे, है ना, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए रहते थे, मतलब ज़्यादा सामान चाहिए रहते थे, किसके कंपैरिजन में, किंग्स के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि एम्पायर्स बहुत बड़े होते थे किंगडम से, और अगर एम्पायर किंगडम से बड़े होते थे तो उनको बड़ी बड़ी आर्मियों से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता था, रिसोर्स की मांग ज़्यादा रहा करती थी। फिर एम्परर्स नीड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस। एम्परर्स जो होते थे उनको लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। तो टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका रहा करता था, ऑफिशियल्स का। अब इतना बड़ा एम्पायर है तो टैक्स भी बहुत ज़्यादा आएगा, अलग अलग पार्ट से आएगा, तो उन्हें ऑफिशियल्स के नंबर को बढ़ाना पड़ा, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स उन्हें चाहिए। तो ऑफिशियल्स मतलब वो लोग जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हुआ करते थे, ठीक है, मंत्री टाइप। अब हम देखते हैं कि रूलिंग कैसे चलती थी इस एम्पायर में, रूलिंग कैसे चलती थी। तो पाटलिपुत्र क्या था, कैपिटल थी वहाँ की, तो एरिया अराउंड पाटलिपुत्र डायरेक्ट कंट्रोल में रहता था, किसके, एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता था। टू कलेक्ट टैक्स इन दिस एरिया ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड। अब इस एरिया में जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसके लिए किसकी ज़रूरत रहा करती थी, ऑफिशियल्स की ज़रूरत रहा करती थी, तो इसलिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था। फिर ऑफिशियल्स पनिश्ड द रूल ब्रोकर्स। अच्छा, उस समय जो भी कोई रूल तोड़ता था या फिर रूल को नहीं मानता था, डिसओबे करता था, तो ऑफिशियल्स क्या करते थे, उनको पनिश करते थे, सज़ा दिया करते थे। अब ऑफिशियल्स हैं, फ्री में काम तो करेंगे नहीं, इसलिए उनको सैलरीज भी दी जाती थी। उस समय मैसेंजर्स हुआ करते थे, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता था कोई मैसेज लेके, तो मैसेंजर्स भी इधर उधर घूमते रहते थे। स्पाई लगा दिए गए थे किसके पीछे, ऑफिशियल्स के पीछे, कि यदि ऑफिशियल्स धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं एम्परर को तो वो पकड़े जाएं, ठीक है। ऑल वर सुपरवाइज्ड बाय एम्परर विद द हेल्प ऑफ फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। ये जितना भी काम है ये किसके द्वारा सुपरवाइज किया जाता था, मतलब पूरा देखा जाता था एम्परर के द्वारा देखा जाता था। एम्परर की फैमिली मेम्बर्स इसमें मदद करते थे, और जो सीनियर मिनिस्टर होते थे, बहुत बड़े बड़े मंत्री, पुराने मंत्री जो हुआ करते थे, वो भी इसमें साथ दिया करते थे।
अदर एरियाज वर रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। अब ये लोग क्या करते थे उस समय, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो सिर्फ पाटलिपुत्र कैपिटल रहेगी, वहाँ से पूरा रूल चलाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं चलता था। तो इन लोगों ने प्रोविंशियल कैपिटल बना रखी थी, मतलब किसी एक एरिया के प्रोविंस की कैपिटल बना दी जाती थी, जिनमें से तक्षशिला और उज्जैन हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, यहाँ से जैसे तक्षशिला के आसपास का एरिया जो भी है वो तक्षशिला से कंट्रोल किया गया। उज्जैन के अगल बगल जितना भी बड़ा उनका प्रोविंस वो लोग बना दिया करते थे, बाउंड्री सेट कर दिया करते थे, तो वहाँ का कंट्रोल उज्जैन से हो गया। और थोड़ा सा कंट्रोल वो पाटलिपुत्र से भी देख लिया करते थे एम्परर। रॉयल प्रिंसेस वर सेंट एज गवर्नर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नर्स की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ के तो एम्परर जो है वो तो पाटलिपुत्र संभाल रहा है, लेकिन क्योंकि तक्षशिला और उज्जैन भी क्या है, प्रोविंशियल कैपिटल है, तो उनको संभालने के लिए भी इंटेलिजेंट और समझदार और बड़ी पोस्ट के इंसान की ज़रूरत है। तो रॉयल प्रिंसेस को, मतलब ये जो राजा के बेटे हुआ करते थे, उन्हीं को भेज दिया जाता था गवर्नर के रूप में, ताकि वो वहाँ की देखभाल करें। रॉयल प्रिंसेस, अब यही जैसे प्रिंसेस, जैसे चंद्रगुप्त के बेटे जो भी हुए, बिंदुसारा हुए और भी हुए, ये सब जाएंगे अलग अलग जगह पर देखने। अब जब चंद्रगुप्त नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इन्हीं के बेटों में लड़ाई होगी, फिर उनका बेटे में से जो भी ज़्यादा ताकतवर होगा, समझदार होगा, वो आके कहाँ राज करेगा, पूरे एम्पायर का राजा, वो एम्परर वही बन जाएगा। इस तरीके से वो लोग अपना सिस्टम चलाया करते थे। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर फॉलोड। अच्छा, अब इतना बड़ा एरिया है तो लोकली जो भी रूल्स चला करते थे, जो भी उनके कस्टम हुआ करते थे, रीति रिवाज हुआ करते थे, वो वैसे ही रहते थे। अगर किसी गांव में कुछ अलग तरीके के वो लोग कपड़े पहनते थे, खाना खाते थे, या फिर त्योहार वगैरह मनाते, तो वो उनको मनाने दिया जाता था। क्योंकि जब इंसान के आप पर्सनल चीज़ पे जाओगे, उनके कस्टम पे जाओगे और उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, तो वो लड़ेगा। तो उस समय के राजा ये सब नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि जो भी लोकल कस्टम और रूल्स हैं वही फॉलो किए जाएं। वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स वर देयर। अच्छा, ये जो सेंटर्स हैं, है ना, ये जो हमने 3 सेंटर पढ़े, इनके बीच बीच में बहुत बड़े बड़े एरिया हुआ करते थे, वास्ट एरिया फैले हुए। मौर्यस ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, टैक्स एंड ट्रिब्यूट। अब मौर्य ने क्या किया, जो उस समय के रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो एरिया से यहाँ पर बहुत सारी रोड्स गई, रिवर्स गई, तो रोड्स और रिवर्स क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टैक्स के लिए और ट्रिब्यूट के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, उसको कंट्रोल करना चाहते थे, और उन्होंने किया भी, है ना। कंट्रोल क्यों करना है, क्योंकि कोई सामान आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो वो रिवर के थ्रू ही लेके जाओगे, रोड के थ्रू ही लेके जाओगे। अब अगर वहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो कोई भी आके लूट लेगा या फिर छीना छानी करेगा। तो इसलिए मौर्यस का कंट्रोल इन रोड और रिवर्स पे भी हुआ करता था। ठीक है, अब आके देखते हैं बाय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें एक नॉलेज मिलती है क्या, कि जो नॉर्थ वेस्ट था वो इम्पोर्टेंट था ब्लैंकेट्स के लिए, ब्लैंकेट्स यानी कंबल के लिए, और जो साउथ इंडिया था वो इम्पोर्टेंट था गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन के लिए। अच्छा, तो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहा करते थे और साउथ इंडिया में जो लोग रहा करते थे, वो इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लैंकेट्स के लिए, साउथ इंडिया इम्पॉर्टेंट है गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन के लिए, तो यहाँ के लोग राजा को इसी चीज़ का क्या दिया करते थे, ट्रिब्यूट दिया करते थे। ट्रिब्यूट मतलब आप तोहफा समझिए, है ना, टैक्स नहीं बोलेंगे इसे, टैक्स तो मांगा जाता था, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से कुछ देना चाहे, तोहफा देना चाहे, तो इसे क्या बोला जाता था, ट्रिब्यूट बोला जाता था। आगे देखते हैं फॉरेस्टेड रीजन। अब जो फॉरेस्टेड रीजन होता था, मतलब जहाँ पर फॉरेस्ट रहता था, वहाँ पर लोग इंडिपेंडेंटली रहा करते थे, मतलब वो ज़्यादा बात नहीं मानते थे, है ना, वो अपने तौर तरीके से रहा करते थे। ये लोग क्या करते थे, लेकिन आते तो ये लोग मौर्यन एम्पायर के अंदर ही थे, मौर्य का कंट्रोल रहता था इन लोगों पे। तो ये लोग फॉरेस्ट में रहते थे, तो ये लोग एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स, ये सारी चीज़ें क्या करते थे, मौर्यन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करते रहते थे, है ना, ताकि ऐसे हमेशा बना रहे कि वो अभी भी किसी के कंट्रोल के अंदर हैं। उन्हें ये पता रहता था कि वो समय समय पर इन सारी चीज़ों को मौर्यन ऑफिशियल्स को दिया करते थे।
अब देखते हैं ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट तो हमने मतलब समझ लिया, और पढ़ लेते हैं। पीपल यूज टू गिव थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। तोहफा, तोहफा बोलते हैं अपन, मन से किसी को दिया जाए, मतलब आप अपनी खुद की इच्छा से किसी को कोई चीज़ दो तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूट। अगला पैराग्राफ है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। क्या है ये? मेगास्थनीज। हाँ, बुक में देख लेते हैं अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला पैराग्राफ, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। Megasthenes, an ambassador, was sent to the court of Chandragupta by Greek ruler of West Asia, Seleucus Nicator। अब देखो ध्यान से समझना, एम्बेसडर कौन होता था? राजदूत। राजदूत मतलब राजा का एक स्पेशल इंसान हुआ करता था, स्पेशल पर्सन, जो किसी एरिया का राजा दूसरे राज्य में भेजा करता था ताकि वो देख कर आए वहाँ की सारी चीज़ें और आकर वापस उसे बताए। तो एक ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया का जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इन्होंने मेगास्थनीज को एम्बेसडर बना के भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, समझ रहे हैं? तो मेगास्थनीज ने कुछ चीज़ें देखी और उसे अपने नोट्स में लिखा। क्या देखा? कि एम्परर इज कैरिड इन अ गोल्डन पेलंक्विन। जो एम्परर हुआ करता था, है ना, जो सम्राट हुआ करता था, उसको सोने की पालकी में उठा के लाया जाता था असेंबलीज में। गार्ड्स ऑफ एम्परर, और उस एम्परर के जो गार्ड्स हुआ करते थे वो एलिफेंट पे राइड किया करते थे, और जो वो एलिफेंट थे उन्हें गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किया जाता था। फिर देखा हमने किंग। किंग सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। जो किंग होता था, जो एम्परर होता था, वो आर्म्ड वुमेन से क्या होता था? सराउंडेड होता था। वो वुमेन जिनके पास हथियार होते थे उससे वो सराउंडेड रहता था, मतलब घिरा रहता था। स्पेशल सर्वेंट रहा करते थे। क्यों रहा करते थे? ताकि किंग जो भी खाना खा रहा है वो उसको टेस्ट कर सके। जब भी किंग खाना खाता था उससे पहले वो स्पेशल सर्वेंट उसको टेस्ट करते थे, क्योंकि किंग को हमेशा डर लगा रहता था, क्योंकि वो इतने बड़ी जगह का किंग है तो उसे हमेशा डर तो लगा ही रहेगा कि कोई उसे जहर मिला के ना खिला दे। तो इसलिए स्पेशल सर्वेंट हुआ करते थे जो कि खाने को टेस्ट करें। किंग नेवर स्लीप इन सेम रूम फॉर 2 नाइट। अब ये डर है ना, डर के कारण जो किंग होता था वो कभी भी 2 रातों से ज़्यादा एक रूम में नहीं सोता था, है ना। आगे ये तो उसने बात करी, मेगास्थनीज ने बताया एम्परर के बारे में। फिर उन्होंने बताया पाटलिपुत्र के बारे में, कैपिटल के बारे में। ये क्या था? सराउंडेड बाय मैसिव वॉल। जो पाटलिपुत्र था वो बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था, सराउंडेड बाय मैसिव वॉल। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। इस जगह पर 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। 2 and 3 stories housed built of wood and mud bricks। जो घर थे वो 2 से 3 मंजिला तक के घर थे, और किस चीज़ से बने थे? वुड से और मड ब्रिक्स से। मतलब समझ रहे हैं हम कि उन्होंने पाटलिपुत्र को किस तरीके से डिस्क्राइब किया। आगे जो किंग का पैलेस हुआ करता था उसका क्या सीन था? वुड एंड स्टोन कार्विंग्स सराउंडेड बाय गार्डन्स। इस पे भी क्या वुड एंड स्टोन कार्विंग्स थी और ये गार्डन से सराउंडेड था। अब हम पढ़ते हैं अशोक, अ यूनिक रूलर के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अशोक मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। मौर्यन रूलर्स में जो सबसे फेमस थे वो कौन थे? अशोक थे। फर्स्ट रूलर हु गेव हिज मैसेज थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को आगे बढ़ाया। किसके थ्रू? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। ओके। और जो लैंग्वेज थी, अशोका ने जो भी मैसेज दिए उसकी जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत लैंग्वेज, उस समय की कॉमन लैंग्वेज बोलबाल की भाषा की। इसलिए वो कौन सी लैंग्वेज थी? प्राकृत लैंग्वेज थी, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। देखो जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है जिसे देवनागरी स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, वैसे ही प्राकृत लैंग्वेज थी और उसको लिखा किस स्क्रिप्ट में गया था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अब हमारा अगला टॉपिक है अशोकास वॉर इन कलिंगा। ठीक है, यही वो वॉर है जिसके बाद अशोका ने सोच लिया था कि अब मुझे लड़ाई नहीं करनी। कलिंगा कहाँ हुआ करता था? अगर आज के समय में देखो तो जो कोस्टल उड़ीसा है वो उस समय कलिंगा नाम से जाना जाता था।
अशोका वांटेड टू कॉन्क्यूर कलिंगा, अशोका चाहते थे कि मैं कलिंगा को कॉन्क्यूर कर लूँ, जीत लूँ। अशोका जीत तो गए, लड़ाई झगड़ा हुआ, अशोका जीत गए, बट उन्होंने क्या देखा कि जो वॉर के बाद का जो सीन था वो बहुत दर्दनाक था। वो डर गए थे, हॉरिफाइड बाय वायलेंस एंड ब्लडशेड एंड डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतना सारा खून बहा, भले ही वो जीत गए लेकिन कई लोग डिप्रेशन में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने अपने प्यार करने वाले लोगों को खो दिया। किसी ने अपने मम्मी पापा को, किसी ने अपने बच्चे को, किसी ने अपने हस्बैंड को, वाइफ को। इन सारे इतना बड़ा जो लॉस हुआ उससे कई लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो अशोका ने दूसरे की फीलिंग्स के बारे में सोचा कि वॉर करने से चारों तरफ खून ही खून हो जाता है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कि ये मेरा आखिरी वॉर था और अब से मैं कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, कोई भी वॉर नहीं करूँगा। ये सबसे पहले किंग थे, या फिर बोले तो ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। ये सबसे पहले किंग थे जो एक वॉर जीतने के बाद जिन्होंने वॉर करने का इरादा ही बदल लिया। उन्होंने बोला कि आज के बाद मुझे कोई भी वॉर नहीं करना। अब हम बुक में देखते हैं अशोका का एक इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या लिखा कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्वर्ड कलिंगा। जब मैं राजा बना उसके 8 साल बाद मैंने क्या जीता? कलिंगा को जीता। About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed। उन्होंने बताया कि 1 लाख और उससे आधे ज़्यादा 1.5 lakh मतलब 1.5 लाख लोगों को कैप्चर कर लिया गया, यानी बंदी बना लिया गया, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उसमें मार दिए गए थे, वर किल्ड। दिस फिल्ड में विथ सॉरो। ये सारी बात जान के उनको बहुत दुख हुआ, वो बिल्कुल दुख से भर गए। Whenever an independent land is conquered, lakh of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die। उन्होंने बताया कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड, मतलब वो लैंड जहाँ पर किसी का राज नहीं चलता, ऐसे लैंड को जब भी जीता जाता है तो लैक्स ऑफ पीपल, लाखों की तादाद में लोग मर जाते हैं और कई लोगों को बंदी बना लिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है। और जितना भी वॉर होता है उसमें ब्राह्मण्स की मौत होती है, मॉन्क्स की मौत होती है। तो ये सारी बात उनको अच्छी नहीं लगी। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई और लूज देयर लव्ड वंस। वो लोग जैसे किसी के रिलेटिव्स ख़त्म हो जाते हैं, कईयों के दोस्त ख़त्म हो जाते हैं, स्लेव्स ख़त्म हो जाते हैं, सर्वेंट्स मर जाते हैं, वो लोग जिनसे मतलब उनके लव्ड वंस जो भी प्यार करने वाले लोग होते हैं वो सब मर जाते हैं। इसलिए वो क्या थे? दुखी थे। दैट्स वाई आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। तभी उन्होंने क्या बोला, इसलिए मैं दुखी हूँ और अब मैंने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूँगा और दूसरे लोगों को भी बताऊँगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्क्यूरिंग दैम थ्रू फोर्स। उन्होंने सोचा कि धम्मा के बारे में लोगों को बता के मैं उनको जीतना चाहूँगा, ना कि उनसे लड़ाई करके, फोर्सफुली लड़के मैं उनका दिल नहीं जीतना चाहता। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं ये इंस्क्रिप्शन पे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए मैसेज छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे बेटे और मेरे ग्रैंडसन इसको पढ़ें और वो वॉर के बारे में ना सोचें, पर किसके बारे में सोचें कि वो उन्हें कैसे स्प्रेड करना है, किसको? धम्मा को। तो जो वर्ड धम्मा है ये एक प्राकृत वर्ड है, किसके लिए? संस्कृत टर्म धर्म के लिए। जो संस्कृत टर्म धर्म है इसी को प्राकृत वर्ड धम्मा से बताया गया है। इसमें क्या हमने पढ़ा? धम्मा मीन्स धर्म। वॉट वॉज अशोकास धम्मा? इसमें आगे हमारा पैराग्राफ है। तो अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस। जो अशोका का धम्मा था उसमें कोई भी तरीके का सेक्रीफाइस नहीं होता था, कोई यज्ञ वगैरह नहीं करना पड़ता था जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं था, ना ही इसमें भगवानों की पूजा की जाती थी, वर्शिप ऑफ गॉड भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो क्या था? ये थी बुद्ध टीचिंग से इंस्पायर था। अशोका का जो धम्मा था, धर्म था, वो बुद्ध टीचिंग से इंस्पायर था।
ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स धम्मा महात्मा हु वेंट प्लेस टू प्लेस, महामत्ता सॉरी, धम्मा महामत्ता, ये ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे और ये जगह टू जगह मतलब प्लेस टू प्लेस जाते थे और लोगों को धम्मा के बारे में बताते थे। अशोका इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस ऑन रॉक्स पिलर्स एंड इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू रीड फॉर दोज हु कुड नॉट। अशोका ने क्या किया कि जो भी पिलर्स थे उस पर अपने मैसेज को इंस्क्राइब्ड करा दिया गया। इंस्क्रिप्शन आपने पढ़ा था ना कि खोद खोद के लिखवा देते थे हार्ड सरफेस पे। क्या हुआ कि उन्होंने पिलर्स पे ये अपने मैसेज को लिखवा दिया, इंस्क्राइब करवा दिया और अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन दी कि अगर कोई इंसान इनको नहीं पढ़ पा रहा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उसको पढ़ पढ़ के सुनाओ, लोगों को बताओ धम्मा के बारे में। अशोका सेंट मैसेंजर्स टू सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्मा। इन्होंने अपने मैसेज को फैलाने के लिए मैसेंजर्स भेजे, कहाँ कहाँ, सीरिया में भेजे, इजिप्ट में भेजे, ग्रीस में भेजे और श्रीलंका में भेजे। ही बिल्ट रोड्स, वेल्स एंड रेस्ट हाउस। इन्होंने रोड्स भी बनाई, वेल्स भी बनाए, रेस्ट हाउस भी बनाए। अरेंज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और उन्होंने ह्यूमन्स के लिए एनिमल्स के लिए क्या किया, मेडिकल ट्रीटमेंट का भी अरेंजमेंट कराया। तो वॉर के बाद अशोका ने अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल लिया। इस वॉर को, कलिंगा के वॉर को टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोका लाइफ भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने बिल्कुल बुद्धा की टीचिंग को अपना लिया था और ये सोच लिया था कि अब उन्हें बस अच्छे काम करने हैं, लोगों की मदद करनी है, ना कि लोगों को दुख पहुंचाना है। देखिए, अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, इसमें क्या बताया गया है। तो अशोका ने बोला कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बीमार होता है या किसी की शादी होती है, तो लोग बहुत सारी रिचुअल्स फॉर्म करते हैं, जैसे हम आज भी करते हैं। जब कोई जर्नी पे जाता है तो लोग क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। तो अशोका ने बोला कि ये सब सही नहीं है। अगर इंसान ये सब ना करके, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी चीज़ करे जो कि फ़ायदेमंद है, जैसे कि लोगों के साथ जेंटल होना, अपने नौकर नौकरानियों के साथ क्या होना, जेंटल होना, अच्छे से व्यवहार करना, बड़ों को इज्जत देना, सारे क्रिएचर्स को कंपैशन के साथ मतलब अच्छे से ट्रीट करना, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट देना, ये सारी चीज़ें करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि आप किसी के रिलीजन की बुराई मत करो, और ऐसा नहीं कि आप दूसरे के रिलीजन की बुराई कर रहे हो और खुद की तारीफ कर रहे हो, ये दोनों ही चीज़ गलत है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हर इंसान को दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर इंसान खुद के रिलीजन की तारीफ करता रहेगा और दूसरे के रिलीजन की बुराई करता रहेगा, तो सबसे ज़्यादा अपने ही रिलीजन के बारे में गलत काम कर रहा है, क्योंकि किसी का रिलीजन धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे की बिलीफ को ठेस पहुंचाओ, किसी और को हर्ट करो। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अदर्स एंड अदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोट, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने लिखा था हिज एडिक्ट्स, मतलब उनके जो इंस्ट्रक्शन है, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। अगर हम आज भी अशोका के इंस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आज भी हम बहुत सारी चीज़ें उससे सीख सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उससे समझ सकते हैं। ओके, ये हुआ चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। अब हम देखते हैं एल्सवेयर सेक्शन में। इसमें हमें क्या बताया गया है कि 2400 ईयर्स एगो एम्परर्स इन चाइना बिगैन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। आज से 2400 साल पहले चाइना में जो एम्परर्स थे उन्होंने ग्रेट वॉल को बनाना शुरू कर दिया था। अब ये ग्रेट वॉल क्यों बनाई गई थी, ताकि नॉर्दर्न फ्रंटियर, वो जो उनकी एक लाइन थी नॉर्दर्न फ्रंटियर पे, वहाँ से उन पे अटैक किए जाते थे, किसके द्वारा, पेस्टोरल पीपल के द्वारा। तो उन अटैक से बचाने के लिए ये वॉल बना रहे थे वो लोग। एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज फ्रंटियर केप्ट शिफ्टिंग। अब ये जो उनकी फ्रंटियर था, मतलब जो भी सीमा थी, वो हमेशा आगे बढ़ती गई, है ना। एम्परर बढ़ता गया तो वो सीमा भी बढ़ती गई, तो ये जो वॉल थी ये कभी भी बनना रुकी नहीं, ये बनती रही बनती रही। ये कितनी लंबी है, 6400 किलोमीटर लंबी है। ये किस चीज़ से बनी है, स्टोन से बनी है और ब्रिक से बनी है। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग, यहाँ पर आपको 100-200 मीटर पे क्या मिलेंगे, वॉच टावर्स मिलेंगे। ये थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में।
अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या दिया है एनसीईआरटी ने। बिगनिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर, बस यही बताया कि मोर देन 2300 ईयर्स अगो, आज से 2300 साल पहले, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मौर्यन एम्पायर बनना शुरू हो गया था। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको चैप्टर समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।